अगर आप 35 के बाद प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। प्लीज अपनी एज को डायग्नोसिस मत बनाइए, क्योंकि 35 के बाद वुमेन जो सबसे बड़ी मिस्टेक करती है वो लो एएमएच नहीं होती, वो एज नहीं होती, वो फर्टिलिटी नहीं होती, वो होता है फियर। और इसी फियर की वजह से बहुत सी वुमेन गलत डिसीजन ले लेती हैं। कुछ लोग होप छोड़ देते हैं, कुछ पैनिक में ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं और कुछ लोग सिर्फ रिपोर्ट्स देख देख कर मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 35 या 40 के बाद फर्टिलिटी का रियल सच, सबसे बड़ी मिस्टेक, एज के बाद नेचुरली कंसीव करने के चांसेस को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं और कब नेचुरल कंसेप्शन कंटिन्यू करना सेंसिबल है और कब नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए। और एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो मैं वीडियो के एंड में ही बताऊं। कुछ महीने पहले मेरी फर्टिलिटी कंसल्टेशन में 42 इयर्स की लेडी आई। कॉल शुरू होते ही उन्होंने कहा, डॉक्टर प्लीज मुझे फॉल्स होप मत दीजिए, बस सच बता दीजिए, क्या मैं बहुत लेट हो गई हूँ। और ऑनेस्टली ये फर्टिलिटी का सवाल कम था, फियर का सवाल ज्यादा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से उन्होंने हर जगह सिर्फ एक ही बात सुनी थी, एज हो गई है, अब चांसेस कम है, अब नेचुरली करना मुश्किल है। और धीरे धीरे उन्होंने अपने बॉडी पर भरोसा करना छोड़ ही दिया था। मैं फर्टिलिटी फील्ड में काफी सालों से कपल के साथ काम कर रही हूँ और मैंने एक चीज बार बार देखी है, बहुत सी वुमेन फर्टिलिटी की वजह से होप नहीं छोड़ती, फियर की वजह से होप छोड़ देती हैं। और अगर आप भी ये वीडियो देख रही हैं तो शायद आपने भी कभी ना कभी ये सवाल जरूर पूछा होगा, क्या मैं लेट हो गई हूँ। तो चलिए आज फैक्ट्स की बात करते हैं फियर के लिए। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं, 35 या 40 के बाद प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल है। रियलिटी ये है कि 35 के बाद फर्टिलिटी डिक्लाइन होती है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होती। और डिफिकल्टी और इम्पॉसिबल में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछती हूँ, अगर एज ही सब कुछ डिसाइड करती है तो हर 28 साल की औरत इजीली प्रेग्नेंट हो जाती और हर 40 साल की औरत कभी कंसीव ही नहीं करती। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। कुछ वुमेन 28 में स्ट्रगल करती हैं और कुछ वुमेन 40 के बाद कंसीव कर लेती है। क्यों? क्योंकि फर्टिलिटी सिर्फ एज नहीं होती और इसी बात को लोग समझते नहीं हैं। एज तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन एज पूरी स्टोरी नहीं होती। और अब जो मैं बात बताने वाली हूँ वो शायद आपके फर्टिलिटी को देखने का नजरिया बदल दे। रिमेम्बर, एज इज अ चैप्टर, नॉट द होल बुक। सोचिए आप एक गार्डन ग्रो कर रही हैं, एक अच्छा सीड है, लेकिन क्या सिर्फ सीड से गार्डन बन जाएगा? नहीं ना, सॉइल भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, एनवायरनमेंट भी चाहिए। फर्टिलिटी भी कुछ ऐसी ही है। एज सीड की क्वालिटी को इन्फ्लुएंस कर सकती है, लेकिन कंसेप्शन के लिए और भी बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, जैसे कि आपका हार्मोन्स, ओवुलेशन, इन्फ्लेमेशन, मेटाबॉलिक हेल्थ, आपकी स्लीप, स्ट्रेस, मेल फर्टिलिटी भी। और इनमें से कई चीजें ऐसी हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं। यही वजह है कि दो सेम एज की वुमेन के आउटकम्स कंप्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़ी मिस्टेक्स की। रिपोर्ट आई, एएमएच लो, गूगल सर्च स्टार्ट हो गया, यूट्यूब सर्च स्टार्ट हो गया, फियर, पैनिक और फिर प्लानिंग खत्म। ये सबसे डेंजरस स्टेज होती है। कई वुमेन सिर्फ एक रिपोर्ट देखकर डिसाइड कर लेती हैं, बस मेरी फर्टिलिटी खत्म हो गई। लेकिन क्या एएमएच इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल। क्या एएमएच पूरी स्टोरी है? बिल्कुल नहीं। एएमएच आपको रिजर्व के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन एएमएच ये नहीं बताता ओवुलेशन हो रहा है या नहीं, ट्यूब फंक्शनल है या नहीं, एग क्वालिटी कैसी है, स्पर्म क्वालिटी कैसी है, बॉडी का एनवायरनमेंट कंसेप्शन सपोर्ट कर रहा है या नहीं। और इसीलिए फर्टिलिटी को कभी एक नंबर से जज नहीं करना चाहिए। अब मैं एक बोल्ड स्टेटमेंट करने वाली हूँ, कई बार प्रॉब्लम एज नहीं होती, प्रॉब्लम इन्फ्लेमेशन होती है। पुअर स्लीप, प्रोसेस्ड फूड, इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्रॉनिक स्ट्रेस, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सब चीजें बॉडी के अंदर ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती हैं जो फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। और प्रॉब्लम ये है कि इन्फ्लेमेशन चुपचाप काम करती है, आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन बॉडी उसका इफेक्ट फील करती रहती है। इसीलिए फर्टिलिटी सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का टॉपिक नहीं है, ये पूरी बॉडी का टॉपिक है। ये लाइन याद रखिए, आपकी बॉडी सुन रही है,
हर मील, हर स्लीपलेस नाइट, हर स्ट्रेसफुल डे, हर वॉक, हर वर्कआउट, हर इमोशनल ब्रेकडाउन, बॉडी सब रिकॉर्ड कर रही है और फर्टिलिटी उसका रिस्पॉन्स है। इसीलिए मैजिक सप्लीमेंट्स काम नहीं करते, कंसिस्टेंसी काम करती है, डेली हैबिट्स काम करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेगनेंसी 2 लोगों का प्रोजेक्ट है, सिर्फ एक का नहीं। लेकिन मुझे आज भी बहुत कपल्स मिलते हैं जहां फीमेल पार्टनर के सारे टेस्ट हो चुके होते हैं और मेल पार्टनर का सीमेन एनालिसिस तक नहीं हुआ होता है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है और कई बार मिसिंग पीस वही होता है। इसीलिए मेल फर्टिलिटी को इग्नोर मत कीजिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या 35 या 40 के बाद नेचुरल कंसेप्शन पॉसिबल है? कई सिचुएशन में बिल्कुल। अगर ओव्यूलेशन हो रहा है, अगर ट्यूब फंक्शनल है, अगर स्पर्म पैरामीटर्स रीजनेबल हैं, अगर सीवियर स्ट्रक्चरल इशू ना हो, तो नेचुरल कंसेप्शन के लिए बॉडी को सपोर्ट करना सेंसिबल अप्रोच हो सकता है। और यहाँ फोकस होना चाहिए स्ट्रेस रिडक्शन, स्लीप इंप्रूवमेंट, हार्मोनल बैलेंस, इन्फ्लेमेशन रिडक्शन, मेटाबॉलिक हेल्थ और ओवरऑल रिप्रोडक्टिव वेलनेस। अगर आप 35 के बाद कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं तो एक बात याद रखिए, आपकी एज इन्फॉर्मेशन है, जजमेंट नहीं। आपकी रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन है, डेस्टिनी नहीं। और सबसे बड़ी मिस्टेक जो आप कर सकती हैं वो है पूरी कहानी समझे बिना होप छोड़ देना। फियर आपको फ्रीज करता है, नॉलेज आपको एम्पावर करता है और फर्टिलिटी जर्नी में एम्पावर्ड वुमेन ही बेस्ट डिसीजन लेती है। आज कमेंट कीजिए होप इज स्टिल अलाइव और मुझे आपकी एज भी बताइए। मैं कमेंट पर्सनली पढ़ती हूँ और अगर आप फर्टिलिटी को रूट कॉज लेवल पर समझना चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू गुड हेल्थ।